हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल डी लेक्स लीगल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी एडवोकेट एंड आई एम हियर टू डिस्कस द इंडियन पीनल कोड 1860 फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑफ एपीओ एंड पीसीएसजे। सो आज का हम लोगों का जो सेक्शन है, जो टॉपिक है, वो सेक्शन 34 है, जो कि कॉमन इंटेंशन के बारे में डील करता है। वैसे तो जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेंगे, जो कि हम लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर हम लोग थोड़ा सा इसका ग्लिम्स ले लेंगे हल्का सा। वैसे अगर इसको पढ़ा जाए तो ये टॉपिक इतना लंबा है कि इस टॉपिक को एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन लग जाएगा पूरा ख़त्म करने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इसमें कीवर्ड्स हैं उसको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो सेक्शन 34 आप लोग अपनी बेयर एक्ट्स निकाल लीजिए, उसमें जो है मार्क आप लोग कर लीजिएगा। कीवर्ड्स हो गया कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम सेंटेंस बोलेंगे तो आप सेंटेंस उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जो लैंडमार्क इस पे केस लॉज वगैरह हैं वो सब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बेयर एक्ट रखिए या फिर एक कोई रफ़ नोटबुक लगा लीजिए। देखिए बेयर एक्ट इस तरह से रहती है सारी, हम मेरी इस तरह से सारी मैंने बेयर एक्ट कर रखी है, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें हम मार्क करते हैं। तो अगर आप में स्पेस है तो आप भी कर सकते हैं उसमें, या फिर एक नोटबुक लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। So section 34 acts done by several person in furtherance of common intention. So basically this section is deal with common intention। हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे कि कॉमन इंटेंशन होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। सो अंदर का पढ़ते हैं बेयर लैंग्वेज पहले। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, हियर सेवरल पर्सन डिनोट्स दैट टू और मोर पर्सन in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अब थोड़ा इसके इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बेयर एक्ट एक्चुअली में जो लिखा है इसके अंदर, उसको हम लोग थोड़ा और क्लियर बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सो यहाँ पे जो कॉमन इंटेंशन है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर टू और मोर इंडिविजुअल हैव शेयर्ड a goal or plan to commit a criminal act। ये इसको मतलब ब्रॉडली हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इट इज़ मेनली अ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी फॉर अ क्रिमिनल एक्ट विच इज़ डन इन द फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, एक इंग्लिश केस है उसका, जो है हम आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहेंगे, वहीं से ये इवॉल्व हुआ था ये चीज़। तो इंग्लिश केस था आर वर्सेस क्रूज, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस केस में कहा गया था कि पुलिस कांस्टेबल और अपने असिस्टेंट के साथ गए थे टू अरेस्ट पर्सन ए। एक पर्सन था, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस कांस्टेबल अपने असिस्टेंट के साथ उसके घर पे गए थे। तो जब वो वहाँ पे उसके घर पे गए तो पाया ये गया कि उस घर में कई लोग थे। ए को अरेस्ट करने गए थे, बट ए के साथ और XYZ कई लोग वहाँ पर थे। तो उस अरेस्ट से बचने के लिए किया क्या, पुलिस फोर्स के ऊपर जो है फायरिंग कर दी, जिससे कि हुआ क्या, पुलिस के एक असिस्टेंट की जान चली गई। बट ये बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाई कि एक्चुअल में उन 4 शख्स में से किसने अटैक किया था। तो यहाँ पर हु इट वॉज दैट किल्ड द विक्टिम, वेदर इट वॉज ए और दैट XYZ person। So it was held that each of the attackers would be responsible in an equal measures for the criminal act whether he actually struck it or not। मतलब भले ही वो एक ने किया हो, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी वहाँ पे आएगी। तो ये इंग्लिश केस से ये इवॉल्व हुआ था, ये निकल के आया था, जिसका नाम था आर वर्सेस क्रूज था इसका नाम। तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका और हल्का सा और अंदर जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग चलेंगे कि कॉमन इंटेंशन इन द एक्चुअल सेंस ये वर्क कैसे करता है। सो इसमें जब भी हम लोग आएंगे तो कॉमन इंटेंशन इसका हम आपको एग्जांपल देते हैं
जैसे कि मान लीजिए एक हार है मोती का, तो हार में जो है जो थ्रेड लगा रहता है, पूरा थ्रेड जिस पे रुका रहता है सारा हार, तो वो जो थ्रेड है वो एक सीरीज़ फॉर्म करती है। जैसे उस थ्रेड पे ही सारे मोती लगे रहते हैं, तो वो एक पूरी सीरीज़ फॉर्म करती है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि वो सारी जो सीरीज़ है, जो फॉर्मेशन है, वो एक कॉमन इंटेंशन हम उसको बोल सकते हैं। अब फिर थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन, तो ये हो गया इंटेंशन, आप लोगों का समझ गए, इरादा, किसी एक्ट को करने का इरादा। एक इसमें क्या होता है, प्री डिटरमिन्ड प्लान होता है कोई एक्ट को करने के लिए, क्रिमिनल एक्ट बेसिकली करने के लिए। तो हम लोग अब आगे इसके और जो है इसकी ये चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केस लॉ के थ्रू हम समझेंगे इसको और बाकी इसकी जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसके हम लोग एसेंशियल्स जान लेते हैं। तो एसेंशियल्स इसका ये है कि एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय मोर देन 1%, एक लोगों से ज़्यादा होना चाहिए। फिर एक्ट जो है ये फर्दरेंस में होना चाहिए, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एज द एक्ट हैज़ बीन डन him in the same manner as it was done by him alone। ये इसका एसेंशियल मीनिंग हो गया। अब हम लोग थोड़ा और इसके अंदर समझते हैं क्या और इसमें इम्पोर्टेंस है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्री अरेंज्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो एक केस था मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1954 का केस था। तो इसमें बताया गया था कि इन एक्चुअल प्री अरेंज्ड क्या होता है। सो प्री अरेंज्ड प्लान कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द मोमेंट वन पर्सन कॉल्स अनदर फॉर अटैकिंग अ थर्ड पर्सन, इवन दो द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द कॉलिंग एंड एट द कमीशन ऑफ क्राइम वॉज ओनली फ्यू सेकेंड्स, and when both of them attacked the third person, a common intention had come into existence before the attack is made। तो ये प्री अरेंज्ड का हो गया जो कि मेहताब सिंह के केस में बताया गया था। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये बाई एडेड बाई द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870 के एक्ट से इसको ऐड किया गया था। अब इसमें पढ़ते हैं, द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन वाइल और फॉर द पर्पज और कैरिंग आउट द कॉमन इंटेंशन। इस पे एक केस लॉ है, शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1965। In this case, the Honorable Supreme Court observed that the dictionary meaning of the word furtherance is advancement or promotion। अब इसका थोड़ा फैक्ट हल्का सा जानते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन हैव अ कॉमन इंटेंशन टू किल A, they will have to do many acts in promotion or in advancement of that design in order to fulfill it। Let's take an example, 4 persons entitled to kill A in his house, all of them participate in different ways। One of them attempts to enter the house but he is stopped by security guard and he shoots the security guard, though the common intention was to kill A, and the shooting of the security guard is done in furtherance of the said common intentions। So here section 34 will apply, and further in this next situation, one of the said accused enters the room where the intended victim जो था वो यूजुअली वहाँ पे सोता था, लेकिन बट somebody other than the victim इंटेंडेड इज स्लीपिंग, विक्टिम वहाँ पे नहीं सो रहा था, कोई और वहाँ पे सो रहा था, और मिस्टेकनली जो है जो एक्यूज था वो शूट कर देता था अदर पर्सन को विक्टिम समझ के। तो वहाँ पे जो ये एक्ट हुआ है, तो ये एक्ट क्या हो रहा है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब ये बीच में जो आ रहा है ये इनकी फर्दरेंस में हो रहा है, जो ये अदर भी एक्ट हो रहा है। तो ये हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब फिर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, एविडेंस फॉर कॉमन इंटेंशन। अब मतलब कैसे एविडेंस इसका हम लोग इन्फर्ट करेंगे।
common intention is always a question of fact. Although it is subjective, it can be inferred from the facts and circumstances of the case. So जब भी हम लोगों को प्रूव करना रहेगा तो हम ये लेंगे एविडेंस की मदद, जो कि हम लोग सेक्शन 14 है, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। तो इसके थ्रू ही ये प्रूव होता है सेक्शन 34। अब फिर थोड़ा सा आगे और इसमें बढ़ते हैं हम लोग। अब पार्टिसिपेशन को हम लोग समझते हैं कि क्या पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है। सो टू पार्टिसिपेट मीन्स टू टेक पार्ट इन एन एक्ट may be taken by doing something which advances or helps the common cause or achievement। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया। अब इसका जो है हम लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट इसमें केस है, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का है। इसमें हेल्ड किया गया था कि कॉमन इंटेंशन जो है मे डेवलप ऑन द स्पॉट, एट द स्पॉट भी ये डेवलप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पहले से ही डेवलप हुआ हो या फिर फॉर्मेशन इसकी हुई हो, प्री अरेंज प्लान वगैरह सब पहले से हुआ हो, बट ये नहीं इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि पहले से ही कॉमन इंटेंशन हो, एट द स्पॉट भी ये डेवलप हो सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इसमें लैंडमार्क केस है, वसीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1956। इसमें ये हेल्ड किया गया था कि अ सिंगल एक्यूज्ड कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 34। तो इस केस लॉ को आप लोग ज़रूर से पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है सेक्शन 34 पे। सो ये था। ऐसे तो ये टॉपिक अगर देखी जाए तो बहुत ही ब्रॉड है, काफ़ी बड़ी है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम लोगों को बस कंसेप्ट हल्का फुल्का समझना था। तो ये हम लोगों का हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि अगर इसको पढ़ने बैठा जाए, पूरा एक एक वर्ड इसका पढ़ा जाए तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा। बट हम लोगों का जैसे कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। बाकी 2-4 केस लॉज और हैं वो हम आपको नोट करा दे रहे हैं, तो वो काइंडली वो आप लोग अपने बैरक में नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे जो केस लॉ है वो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस ये केस लॉ है, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे आप एपीओ का दे रहे हैं, पीसीएसजे का दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, ये पूछता ही पूछता है। ये बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट केस लॉ है ये। तो आप लिखिए बरेन कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, इसको आप लिख लीजिए। और इसमें ये कहा गया था कि when the accused person actively participate in execution of pre-arranged plan, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन 34 का एप्लीकेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट एट द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ द क्राइम। इसका सीधा दे ऑल्सो वर्क हु मेयरली कीप स्टैंडिंग और हु कीप्स वेटिंग। जैसे कि मान लीजिए इसका ये कहने का ये तात्पर्य है इसका कि इवन इफ द सैड एक्यूज्ड डज नथिंग, ही ओनली स्टूड आउटसाइड द डोर, इट इज़ टू बी रिमेंबर दैट इन अदर थिंग्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मतलब इसको भी हम लोग किस में ले लेंगे, कॉमन इंटेंशन में ले लेंगे, कि अगर वो साथ में गया है और सिर्फ मतलब देख रहा है कि जब कोई एक्ट हो रहा है, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तो उसको सिर्फ देखने के लिए लगाया गया है कि यहाँ पे तुम रहो, कोई आएगा अगर कोई मतलब रेजिस्ट करेगा आके बाहर से तो तुम हम लोगों को बता देना। तो ये इसका है बरेन कुमार घोष का। इसको पॉपुलरली नोन एज पोस्ट ऑफिस केस, इसको पॉपुलरली इसको कहा जाता है, बरेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर को। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, मेजर केस लॉ है ये। फिर आपका आता है सेकंड, हरबंस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दिस केस इट वाज कंक्लूडेड दैट सेक्शन 34 इज मेर अ रूल ऑफ एविडेंस एंड इट डज नॉट क्रिएट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। ये कोई ऑफेंस नहीं बता रहा है, ऑफेंस नहीं बना रहा है, ये सिर्फ बस एक रूल ऑफ एविडेंस है कि अगर हम लोगों को किसी को हेल्ड लाइबल करना है कॉमन इंटेंशन के लिए, तो हम लोग सेक्शन 34 रूल, सेक्शन 34 जो है एविडेंस की रूल की हेल्प लेंगे।
सेक्शन 34 की, जो कि हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 14 जो हम लोग आपको बताए हैं उससे ये रूल ऑफ एविडेंस क्रिएट होता है। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस आपका कौन बन जाएगा? सेक्शन 149। जब हम लोग 149 पढ़ेंगे तब फिर डिस्कस करेंगे 149 और सेक्शन 34 के बारे में, डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं महेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1958 का केस है। इसमें बोला गया था इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। ये हो गया आपका। फिर आपका आता है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें हमेशा अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बरेन कुमार गोशवाला और महबूब शाह वर्सेस एम्परर। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर में जो है डिस्टिंक्शन मेड किया गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस क्या है। ये महबूब शाह वर्सेस एम्परर में बोला गया था। इसको भी लिख लीजिएगा, पॉपुलरली नोन एज इंडस रिवर केस। ठीक है। फिर आपका एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है इस पर, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये हेल्ड किया गया था डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट has been authoritatively expounded by the Supreme Court, the difference between these two sections। ये आपका हो गया सेक्शन 34। सो प्रीलिम्स के लिए जितना हम बताए हैं ये आपको केस लॉ हो गया। बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें, कब इसको ऐड किया गया था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को, ये हम लोगों को पढ़ लेना है बड़े अच्छे से। यहाँ से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, चाहे एपीयू का है या पीसीएसजे का हो। सो अब हम लोग आगे अपना आते हैं सेक्शन 35, 36, 37। सो आज की कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि चैप्टर 2 हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। सो आइए सेक्शन 35 से। व्हेन सच एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। अब ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन 35 जो है ये बेसिकली सिमिलर इंटेंशन को ये बताता है, दर्शाता है। वहाँ पे यहाँ पे आप मेजर एक चीज़ देखेंगे क्या मिसिंग है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे जो टर्म है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इंटेंशन रहता है वो सिमिलर रहता है। इसमें ना ही कोई प्री अरेंज प्लान होता है, प्री डिटरमिन्ड नहीं रहता है पहले से। यहाँ पे जैसे कि आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ए है, बी है, सी है, तो सी को मारने की इंटेंशन बी की भी है और ए की भी है। मान लीजिए बी जो है कोई एक्ट कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट सी किसी भी तरह का, मान लीजिए वो नाइफ से उसको जो है स्टैब कर रहा है, फिर उसको जो है ए आके ज्वाइन कर ले रहा है बी को। जब बी जो है सी को स्टैब कर रहा है, आके जैसे वो ज्वाइन कर ले रहा है, तो ये यहाँ पे सिमिलर इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है बी का और ए का, कि सी की डेथ कॉज करने का। तो यहाँ पे कोई प्री अरेंज प्लान वगैरह नहीं वो हो रहा है, किसी तरह का यहाँ पे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं हो रहा है, बस सिमिलर इंटेंशन है। जो बी का है वही ए का इंटेंशन है। कैसा इंटेंशन है? डेथ कॉज करने का सी का। तो ये सिमिलर इंटेंशन हो गया। अब सेक्शन 36 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन 36, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन। यहाँ पे ये है कि ऐसा जो कोई भी मतलब एक्ट हो गया तो उसको वो पार्ट में हो रहा है। जैसे एक एक्ट का इफ़ेक्ट हो रहा है और एक ओमिशन का इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाई इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाई बीटिंग जेड, ए हैज़ कमिटेड मर्डर। तो यहाँ पे जो डेथ कॉज कर रहा है वो क्या है? इफ़ेक्ट है। पार्टली बाई इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। तो यहाँ पे क्या था, जो एक यहाँ पे क्या था, ड्यूटी थी कि जेड को फूड दिया जाए। तो वहाँ पे ड्यूटी को क्या किया जा रहा है? ओमिट किया जा रहा है, और एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिससे डेथ कॉज हो। तो यहाँ पे एक्ट प्लस ओमिशन दोनों चीज़ आ रही है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या बन जा रहा है? डेथ कॉज हो जा रही है। ठीक
ठीक है, तो ये इतना है। अब फिर सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 भी एज सच इसका इलस्ट्रेशन वगैरह आता नहीं है, बट आप लोग इससे याद रखेंगे सेक्शन 37 की ये कोऑपरेशन की बात करता है। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेट करके सेवरल एक्ट कर रहे हैं और जो कि ऑफेंस बन जा रहा है, चाहे वो सिंगली हो या जॉइंटली हो। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सेक्शन 37 बस हेडिंग आप लोग पढ़ लेंगे। फिर सेम वही है, सेक्शन 38 है। सेक्शन 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। एंगेज दोनों लोग हो रहे हैं बट डिफरेंट ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जा रहे हैं यहाँ पे, बस इतना इसको जानना है। सेक्शन 38 भी हेडिंग हम लोग को देखना है। फिर सेक्शन 39 है वॉलेंटरली। वॉलेंटरली आपका यहाँ पे आ जाएगा कि स्वेच्छा, अपने मतलब सहमति से, खुद के मतलब कंसाइज से जो एक्ट करता है वो वॉलेंटरीली होता है, कहलाता है। स्टेट ऑफ माइंड जैसे हो गया, रीज़न टू बिलीव, हायर जैसे कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस पता है। जैसे वॉलेंटरी हम कोई एक्ट कर रहे हैं तो उसका हम लोगों को क्या है, जो उसके उस एक्ट का जो है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हमको पता है। रीज़न टू बिलीव है कि ये जो हम एक्ट कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, तो वो हम एक्ट क्या किए, प्रोबेबली हम लोग किए, वो वॉलेंटरली वो एक्ट हो रहा है। तो ये सेक्शन 39 है। तो सेक्शन 40 ये हेडिंग हम लोग याद रखेंगे, ऑफेंस, जो कि आपका इसको कनेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 2N क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसके यहाँ पर लिख लीजिए रेड विथ। फिर आपका आता है सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। और स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था सेक्शन जब 5 पढ़े थे, तो यहाँ पे आपका स्पेशल लॉ वही हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, फिर आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये सारी जो है फॉल करेंगी स्पेशल लॉ के एक्ट में। फिर आपका लोकल लॉ हो गया। लोकल लॉ जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रीजन पे एप्लीकेबल होता है। जैसे ये यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक लोकल लॉ है, जैसे यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2016, ये एक लोकल लॉ हम इसको कहेंगे, ठीक है। फिर ये सेक्शन 42 हो गया। फिर सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू द वर्ड। यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है, इलीगल मतलब क्या हो जाएगा, तो इलीगल यहाँ पे हो जाएगा एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस, जो कि कोई एक एक्ट है वो कोई कमिट कर रहा है, वो ऑफेंस है, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, विच फर्निशेज आ ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू इट वॉट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू कमिट। भाई है, मान लीजिए इफ़ यू आर अंडर अ लीगल ड्यूटी एंड यू आर ओमिटिंग दैट पर्टिकुलर ड्यूटी, देन हम ये कहेंगे कि आप लीगली बाउंड थे लेकिन आप यू ओमिटेड दैट पर्टिकुलर ड्यूटी। जैसे कि वो हमने वहाँ पे बताया था बीच वाला एग्जांपल, जो समुंदर वाला था, जो डूबने वाला, वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। फिर आपका आ जाएगा सेक्शन 44 इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो ये इंजरी को हम लोग यहाँ पे सेक्शन 44 में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो कई जगह ये वर्ड को हम लोगों को देखने को मिलेंगे, सेक्शन 44 इंजरी। तो इसमें हम लोगों को यही याद रखना है, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी और इलीगली कॉस्ट, ये इतना बस हम लोग को याद रखना है। सो फिर सेक्शन 45 लाइफ की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ जो है ये डिनोट क्या करता है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फिर सेक्शन 46 है डेथ हम लोग। तो डेथ जब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले टर्म में, तो हम लोग ये सब हमेशा समझेंगे कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फिर 47 एनिमल, ये हो गया, बस हेडिंग ये भी पढ़ना है। 48 वेसल। वेसल में भी बस हम लोगों को हेडिंग पढ़ना है। ईयर एंड मंथ सेक्शन 49, इसमें हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये ब्रिटिश कैलेंडर से आपका रहता है, हम लोग जो फॉलो करते हैं ईयर मंथ ब्रिटिश कैलेंडर, ये सेक्शन 49। फिर सेक्शन 50 हो गया आपका सेक्शन, बस ये भी याद रखना है हम लोगों को, हेडिंग। फिर सेक्शन 51 ओथ, ये भी हम लोगों को हेडिंग याद रखना है। फिर सेक्शन 52 गुड फेथ। ये गुड फेथ जो है यहाँ पे इसकी नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है, ये एग्जैक्टली बताया नहीं है कि गुड फेथ है क्या, ये यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज़ नॉट अ गुड फेथ। तो ये हम इसको याद रखेंगे कि ये नेगेटिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिवली इसको नहीं डिफाइन किया गया है। सो ये सेक्शन 52 हो गया। फिर सेक्शन 52A हो गया। तो ये हम लोगों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है, जो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सेप्ट जो दिया हुआ है सेक्शन 157, सेक्शन 130,
फिर आपका जो अंदर है इसके इंग्रेडिएंट, सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमिनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। ये सारे मतलब मार्क कर लेंगे आप लोग हाईलाइटर से, ये हम लोगों को पढ़ना है, अंदर का ये याद रखना है। और सेक्शन 52A में हार्बर है, ये कब ऐड हुआ था? एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1942, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सो आज हम लोग रुकते हैं। 25 मिनट्स का आज फिर हो गया वीडियो हम लोगों का, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह से जो है आने वाले सेशन में थोड़ा अब स्पीड लाएँ और जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर जो भी प्रोविजंस हैं आगे उसको हम लोग समझें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कल हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 53 से थर्ड चैप्टर पनिशमेंट, और कल कोशिश करेंगे कि ये 53 to 75 कल हम लोग कंप्लीट कर लें। सो ये हम लोगों का आज का सेशन था। सो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ज़रा भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके जानने वाले हैं, चाहे वो एस्पिरेंट हो, वो प्रिपरेशन कर रहे हों, या अदरवाइज़ कोई भी लॉ प्रोफेशन से है जिसको आईपीसी के बारे में नॉलेज चाहिए, बाकी कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपकमिंग सेमेस्टर्स में भी ये सब्जेक्ट्स वगैरह हैं और आगे भी चल के ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा डायरेक्ट इस तरह से पढ़ें, तो उन्हें भी कहिए कि वो भी हमसे जुड़े और हमारे इस सेशन को देख के थोड़ा एनलाइटेड हों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टिल देन आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया टू ऑल ऑफ़ यू, मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन।